मोस्ट रिपीटेड थीम के अंतर्गत आज सौरमंडल सबसे महत्वपूर्ण थीम ली गई है। यह यूपी पीसीएस, यूपी आरओ एआरओ में लगातार पूछी जाती है। इस थीम से हर वर्ष ही क्वेश्चन आता है, चाहे वो एग्जाम यूपी पीसीएस का हो या आरओ का हो। एमआरटी 300 जो पहल है वह पिछले 30-35 वर्षों में जो थीम सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है उनको ध्यान में रखकर इसको शुरू किया गया है। ऐसी थीम की संख्या 300 के लगभग है जो कंप्लीट जीएस की है। एमआरटी का मतलब मोस्ट रिपीटेड थीम। पिछले 30 वर्षों में 300 ऐसी थीम है जो हर वर्ष परीक्षाओं में रिपीट हो रही है। इसी को ध्यान में रखकर एमआरटी 300 प्रोग्राम शुरू किया गया है। आज की जो थीम है सौरमंडल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर वर्ष इससे क्वेश्चन आता है। एमआरटी 300 से आपको एग्जाम में अधिकांश क्वेश्चन देखने को यहाँ से मिल जाएंगे, क्योंकि ये 300 थीम ऐसी है जो पिछले 30 वर्षों में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है। इसी को ध्यान में रखकर एमआरटी 300 प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो इसकी यह दूसरी क्लास है। पहली क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट थी जो जलधाराओं से संबंधित थी, समुद्री जलधारा। वो न केवल यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में बल्कि यूपी पीसीएस के मेंस में भी लगातार 3 वर्षों तक जलधाराओं पे क्वेश्चन आया है। तो वह भी थीम बहुत इम्पोर्टेंट थी। आज की थीम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एमआरटी 300 जो प्रोग्राम है वो पिछले 30-35 वर्षों में जो सबसे अधिक ज़्यादा थीम रिपीट हो रही है उससे संबंधित है। उसी को ध्यान में इसको रख के शुरू किया गया है। एक दूसरा जो प्रोग्राम है PYQ 360 है। इसमें कंप्लीट जीएस का कवरेज किया गया है। पिछले 35 वर्षों के क्वेश्चन आपको PYQ 360 में कराए जाएंगे। कंप्लीट जीएस आपकी हो जाएगी अगर आप इन दोनों पहल जो एक एमआरटी 300 तथा PYQ 360 की क्लास रेगुलर करते हैं। तो आप यहीं से अपना एग्ज़ाम आराम से पास कर जाओगे इन दो क्लासों से ही। आप इसके अलावा जो भी पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहिए। ये दोनों पहल शुरू की जा चुकी हैं। एमआरटी 3 तो पहले से ही चल रही है, PYQ 360 जल्द ही शुरू होने वाली है। तो शुरू करते हैं। आज की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जो मोस्ट रिपीटेड थीम है सौरमंडल। आप जानते हैं कि सूर्य जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी में है। मिल्की वे गैलेक्सी एक गैलेक्सी इस प्रकार की गैलेक्सी है, सूर्य उसके केंद्र में ना होकर उसके केंद्र से थोड़ा हटके है। क्योंकि हमारा जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, उसमें अरबों की संख्या में गैलेक्सी है और एक एक गैलेक्सी में अरबों की संख्या में तारे हैं। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार पूरे ब्रह्मांड का पदार्थ प्रारंभ में एक स्थान पर केंद्रित था, अचानक उसमें विस्फोट हुआ और तब से लेके अब तक यानी कि 13.5 से 14 अरब वर्ष पूर्व से लेके अब तक इस ब्रह्मांड का लगातार प्रसार हो रहा है। हमारा जो सौरमंडल है वो मिल्की वे आकाश गंगा के केंद्र में ना होकर केंद्र के थोड़ा सा हटके हैं, अलग दूरी पर है। तो आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो हमारा सौरमंडल, यानी कि अगर हम देखे जाएं तो हमारा अस्तित्व इस मनुष्य का इस पूरे ब्रह्मांड में तो शून्य से भी कम, मतलब बहुत ही मामूली सा है। क्योंकि सूर्य जो हमारा सौरमंडल वो एक तारा है, ऐसे ऐसे तो अरबों खरबों तारे हैं। तो यानी कि यहाँ के अलावा भी जीवन संभव है। हम तो केवल एक इस छोटे से सौरमंडल का छोटा सा हिस्सा है। तो ये हमारा क्या है आप जानते हैं, ये हमारा सौरमंडल है। सौरमंडल में हमारे 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य के चक्कर, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य के नज़दीक हैं, उन ग्रह को आंतरिक ग्रह बोलते हैं। कुछ ग्रह सूर्य से दूरी पे हैं, उनको बाह्य ग्रह बोलते हैं। जैसे ये शुरू के 4 ग्रह आंतरिक ग्रह हैं। ये ठोस चट्टानों से बने हैं, सॉलिड हैं, इसलिए इन ठोस चट्टानों से बने हैं, भारी हैं, आकार में छोटे हैं। और ये बाद के जो ग्रह हैं ये गैसीय ग्रह हैं जो बाह्य ग्रह हैं। और ये इनको जोवियन ग्रह भी बोलते हैं, यानी कि इनकी जो नेचर है वो बृहस्पति ग्रह के समान है। और ये गैस से बने हुए हैं,
आकार में इनसे बड़े हैं, यानी कि जो ठोस ग्रह हैं वे आकार में छोटे हैं और जो गैसीय ग्रह है वे आकार में बड़े हैं। अभी यहाँ पर हम देखते हैं ये जो ग्रह है हमारा, इस ग्रह का नाम है वरुण, ये वाला ग्रह। वरुण ग्रह के बाहर जो एक बेल्ट पाई जाती है, जो चट्टानों की, बर्फ की, धूल कणों की, उसको क्यूपर बेल्ट कहा जाता है और यह एक ठंडा स्थान है, यानी कि क्यूपर बेल्ट सूर्य से अत्यधिक दूरी पर होने पर ठंडा स्थान है। ठीक उसी प्रकार मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह यानी कि चट्टानों के टुकड़े, गैसीय कण, धूल कण की एक बेल्ट पाई जाती है, जिनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। शनि और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों ओर वलय पाई जाती है, यानी कि गैसों के रिंग बने हुए हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये शनि के चारों ओर क्या है, गैस का रिंग। इसी तरह से अरुण ग्रह के चारों ओर भी गैसों के रिंग बने हुए हैं। ठीक है, अब हम इनकी एक डिटेलिंग हमने एक छोटी सी जान ली है कि क्या है। ठीक है, आकार में इनका घटता हुआ क्रम देखेंगे, सूर्य से दूरी के अनुसार इनका क्रम देखेंगे। जैसे सूर्य से पहला जो नज़दीक ग्रह वह है, कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह, फिर ये शुक्र है, फिर ये पृथ्वी है, फिर मंगल है, यहाँ पर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है और लास्ट का ग्रह वरुण है। यानी कि यहाँ से हम जैसे जाएंगे तो इधर की ओर टेम्परेचर घटता जाएगा और वरुण ग्रह के बाद ये जो क्षेत्र है ये गोल्डीकॉक्स जोन बोलते हैं, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, क्यूपर बेल्ट बोलते हैं और ये अत्यधिक ठंडे क्षेत्र है। पृथ्वी और मंगल जो ग्रह जिसमें एस्टेरॉयड पाए जाते हैं, उसके बीच में कुछ स्थान ऐसा है जो मानव के निवास योग्य है, इसीलिए इसको गोल्डीकॉक्स जोन भी कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर मानव के रहने के, निवास करने के लिए सर्वाधिक संभावना है। इसीलिए सबसे अधिक अंतरिक्ष मिशन मंगल ग्रह पे भेजे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी पृथ्वी के समान जीवन पनपने की संभावना है। तो यहाँ से हम अपनी क्लास अब आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं कि अभी तक जो हमने देखा। हाँ, अब यहाँ से हम मेन शुरू करते हैं। इसमें एक्चुअली फैक्चुअल नॉलेज है, कंसेप्चुअल चीज़ें आपको बता दी गई हैं, जहाँ पर आवश्यकता होगी वो भी बता दी जाएगी। तो यहाँ से शुरू करते हैं अपनी क्लास। सौर मंडल में हमारे 8 ग्रह हैं जो बता दी गई। इन ग्रहों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह ऐसे ग्रह हैं जिनकी नेचर पृथ्वी के समान है, इसलिए इनको पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। ये ठोस हैं, ठोस चट्टानों से बने होने के कारण, धातु से बने होने के कारण इनकी नेचर ठोस की है। आकार में अपेक्षाकृत ये छोटे होते हैं और सूर्य के नज़दीक हैं। बाह्य ग्रह, इनकी जो प्रकृति है वो बृहस्पति ग्रह के समान है, इसलिए इनको जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। और ये ग्रह गैसों से बने हैं, इनको गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, आकार में ये बड़े होते हैं और ये सूर्य से दूरी पर हैं। यहाँ से क्वेश्चन लगातार बनते हैं, इसलिए आपको उतना ही इंफॉर्मेशन दी जा रही है जितनी परीक्षा के लिए रिलेवेंट है। आप इसको ध्यान से देखिएगा। सूर्य से जैसे हम दूरी पर बढ़ते हैं तो सूर्य के सबसे जो नज़दीक ग्रह है वह बुध ग्रह है, उसके बाद शुक्र ग्रह है, फिर पृथ्वी ग्रह है, मंगल ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, शनि ग्रह है, अरुण ग्रह और सबसे दूरी पर कौन है, वरुण ग्रह है। इसलिए यह सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रहों में से एक है, वरुण ग्रह। और वरुण ग्रह के बाहर ही क्या मिलती है हमें, क्यूपर बेल्ट मिलती है, जो ठंडा बर्फीला स्थान है। ग्रहों के यह तो जो क्रम देखा हमने, कैसे देखा, सूर्य से दूरी के अनुसार। इन ग्रहों का भी अपना आकार है, इनका साइज है, उसके घटते क्रम में देखते हैं। सबसे बड़ा जो ग्रह है बृहस्पति है आकार की दृष्टि से, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध ग्रह हैं। सूर्य का प्रकाश, क्योंकि सूर्य से दूरी के स्थान पे पृथ्वी कौन सा ग्रह है, तीसरा ग्रह है, क्योंकि पहले बुध है, फिर शुक्र है और उसके बाद पृथ्वी। तो जैसे ही सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर जितने समय में पहुंचता है उसकी जो टाइम है वह है 8 मिनट 16 सेकंड में यहाँ पर पहुंच जाता है। कहाँ पर, पृथ्वी के पास। ये 8 मिनट
यानी कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर 1 मिनट 26 सेकंड में पहुंचने में लेता है। ये दोनों क्वेश्चन परीक्षा में यूपीपीसीएस में पूछे जा चुके हैं। जब पृथ्वी क्योंकि सारे ग्रह किसका चक्कर काट रहे, सूर्य का चक्कर काट रहे, तो पृथ्वी भी एक ग्रह है जिसका अपना एक उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर काट रहा है जी। जो ग्रहों के चक्कर काटते हैं उनको उपग्रह कहते हैं, ठीक है। और क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चक्कर काट रही है और जब वह सूर्य का चक्कर काटती है तो उसकी जो कक्षा है पृथ्वी की वह कैसी है, दीर्घवृत्ताकार इस तरह की है। मान लिया यहाँ पर ये सूर्य है तो पृथ्वी ऐसे इसके घूम रही है ऐसे ऐसे। तो जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है, निकटतम दूरी पर होती है, तो उस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। और जब चक्कर लगाते हैं, जैसे ये स्थिति कैसी है, उपसौर की, और यहाँ पर ये जो स्थिति कैसी है, अपसौर की। यानी कि जब पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हुए सूर्य के सबसे नजदीक होती है तो उस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। और जब यह सूर्य के चक्कर लगाते हुए अधिकतम दूरी पर होती है उस स्थिति को उप अपसौर कहा जाता है। उप का मतलब नजदीक और अप का मतलब दूरी पर। तो ऐसे ही जब, क्योंकि पृथ्वी के किसके चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य के, और पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है, चंद्रमा। तो ठीक चंद्रमा भी जब पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है उस निकटतम दूरी को क्या कहते हैं, उपभू कहा जाता है। और जब चंद्रमा पृथ्वी से का चक्कर लगाते हुए पृथ्वी पे सबसे अधिक दूरी पर होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, अपभू कहा जाता है। ये दोनों ही प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आपको शायद समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, ठीक है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब, यानी कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब सीधी एक रेखा में आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति को सिजगी कहा जाता है। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। सिजगी क्या है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, एक रेखीय स्थिति में आ जाते हैं तो उसको सिजगी कहा जाता है। युति जो स्थिति है वह स्थिति इस प्रकार है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। जब परिक्रमा करते हो पृथ्वी तो सूर्य की कर रही है और पृथ्वी की परिक्रमा कौन कर रहा है, चंद्रमा। जब कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो उस स्थिति को युति कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार व्युति की स्थिति में चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है। तो यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। जैसे कि आप देखो, मान लिया कि यहाँ पर ये सूर्य है और ये यहाँ पर पृथ्वी चक्कर लगा रही, लेकिन इस पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है, चंद्रमा। तो कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि जैसे ये यहाँ पर चंद्रमा यहाँ पर आ गया बीच में, तो यहाँ पर ये पृथ्वी है, ये सूर्य है और बीच में कौन है, चंद्रमा। मगर कभी स्थिति ऐसी भी तो होगी ना कि चंद्रमा यहाँ पर होगा। तो युति, व्युति और सिजगी, ये 3 कंसेप्ट थे जो आपको बता दिए गए। सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। आपको ध्यान रखना, सूर्य ग्रहण हमेशा पूछा जाता है। यानी कि सूर्य ग्रहण वह स्थिति होगी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है, चंद्रमा। और चंद्र ग्रहण वह स्थिति होगी जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बृहस्पति जो ग्रह है के पास तारों के समान रेडियो ऊर्जा होती है। यानी कि बृहस्पति पूरे सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें सूर्य की तरह, यानी कि तारों के पास अपनी क्या होती है, अपनी ऊर्जा होती है, रेडियो एक्टिव ऊर्जा होती है। जैसे सूर्य के पास उसका जो हाइड्रोजन है सूर्य का हीलियम में बदलता है, इसलिए प्रकाश उत्पन्न होता है। तो मात्र एक उपग्रह पूरे सौरमंडल में बृहस्पति है जिसके पास अपनी रेडियो ऊर्जा है, यानी कि तारों के समान इसकी भी अपनी स्वयं की ऊर्जा है, इसलिए इसको मिनी सौरमंडल भी कहा जाता है, ठीक है। शनि ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह है पूरे इसका हमारे सोलर सिस्टम का, यदि शनि ग्रह को पानी में डाल दिया जाए, किसी समुद्र में फेंक दिया जाए तो वह डूबेगा नहीं, वह पानी की सतह पे तैरने लगेगा। वजह यह है कि शनि ग्रह का जो घनत्व है
वह पानी के घनत्व से कम है, इसलिए यह पानी पर तैरता रहता है, इसलिए इसको तैरता हुआ ग्रह भी कहा जाता है। यह परीक्षा में पूछा जा चुका है। जो हमारे ग्रह हैं, कई बार उनके रंग पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि किस रंग का कौन सा ग्रह है। जैसे बुध ग्रह का रंग हल्का भूरा होता है, यानी कि भूरे कलर का होता है। शुक्र ग्रह का रंग कैसा होता है? चमकीला होता है, क्योंकि यह अत्यधिक ताप को परावर्तित करता है, तो यह चमकीला होता है। इसलिए जो पृथ्वी है हमारा कैसा है? नीला है, क्योंकि इसके अधिकांश भाग पर क्या है? जल है, इसलिए नीला ग्रह दिखाई देता है अंतरिक्ष से। मंगल ग्रह लाल कलर का है, क्योंकि इसमें आयरन के ऑक्साइड की अधिकता है। बृहस्पति ग्रह पीले रंग का है। जो शनि ग्रह है उसमें वायुमंडल में उसके काले बादल छाए हुए, इसलिए ये कैसा है? काले रंग का है। अरुण और वरुण दोनों ही ग्रह हरे रंग के होते हैं। तो ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। एक्चुअली ये फैक्ट है और ये तथ्य आपके माइंड में होनी चाहिए। बार बार परीक्षाओं में यही पूछे जाते हैं और बच्चा इनको ही गलत कर देता है। अब महासागरों में जल के स्तर, कुछ हल्के छोटे-छोटे से कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर कर देते हैं, क्योंकि ये यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो इनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। महासागरों के जल के स्तर के बढ़ने को ज्वार, और जब जल का स्तर गिर जाता है उसको भाटा कहा जाता है। यानी कि समुद्री जल जब का स्तर जब बढ़ जाता है तो उसको ज्वार, और जब वह स्तर गिर जाता है, घट जाता है, तो उस स्थिति को भाटा कहा जाता है। यही स्थिति ज्वार भाटा कहलाती है। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर, यानी कि पृथ्वी पर जो समुद्र है उसके प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटा 26 मिनट के बाद एक ज्वार आता है, और इस ज्वार के 6 घंटा 13 मिनट के बाद एक भाटा आता है। और इस तरह से महासागरों में सामान्यतः एक दिन में 2 ज्वार और 2 भाटे आते हैं। यह पीसीएस में प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए यहाँ पर इसको मेंशन किया गया है। पृथ्वी की अपनी कुछ गतियाँ होती हैं। एक तो पृथ्वी की गति होती है अपनी अक्ष पर घूमते हुए, दूसरी गति है वह अपनी अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। जब पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है तो उसको कहते हैं घूर्णन गति, और जब पृथ्वी घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसको बोलते हैं परिक्रमण गति। तो यहाँ पर देखते हैं, आपको शायद ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, घूर्णन का मतलब पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूम रही है, घूर्णन गति के कारण दिन और रात की स्थिति होती है। यानी कि जो पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूम रही है उसी के कारण दिन होता है, कभी रात, क्योंकि पृथ्वी क्या है? अपनी अक्ष पर घूम रही है, जिससे लट्टू आपने देखा होगा घूमता रहता है, और घूमता घूमता वह एक, मतलब एक कक्षा में भी वो अलग से अपना आगे बढ़ता रहता है। तो जब जो भाग सूर्य के सामने होगा वहां पर दिन होगा, और जो उसके बैक साइड में होगा वहां पर क्या होगी? रात होगी। और यह स्थिति पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से है, कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात की स्थिति उत्पन्न होती है। जब पृथ्वी की गति परिक्रमण गति होती है तो वह क्या होती है? उसमें ऋतु परिवर्तन की अवस्था होती है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है, यानी कि 24 घंटे में दिन और रात की स्थिति होती है। और पृथ्वी की परिक्रमण गति में पृथ्वी एक चक्कर को पूरा करने में 365, यानी कि एक साल में एक चक्कर पूरा करती है। इस दौरान ही ऋतु परिवर्तन होते हैं, जैसे शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, ये सारी चीजें, क्योंकि उस समय पृथ्वी विभिन्न दूरियों पर होती है। वो बताया था ना अभी आपको, अपसोर उपसोर, क्यों- जब सबसे अभी नजदीक होगी, जब सबसे दूरी पे होगी, वो वाली स्थिति है ना। विषुव, विषुव एक ऐसी स्थिति है, विषुव के बारे में देखते हैं, कि जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधे लंबवत पड़ती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। विषुव यानी कि विषुव वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी की विषुवत रेखा पर पड़ती है, और पूरे वर्ष में ऐसे 2 समय आते हैं जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधे लंबवत पड़ती, एक 21 मार्च, दूसरा 22 सितंबर। ठीक है। ग्रीष्म अयनांत में, क्योंकि ग्रीष्म अयनांत में सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है, और सूर्य इस समय 21 जून को कर्क रेखा पर ठीक लंबवत उसकी किरणें पड़ती है, इसलिए ग्रीष्म अयनांत की स्थिति 21 जून को होती है। और इस दिन
21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा क्या होता है, दिन होता है। 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है ना, और सबसे छोटी रात, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में। इसी तरह से शीत अयनांत की स्थिति में 21 दिसंबर को होती है, जब सूर्य घूमता हुआ विषुवत रेखा को पार कर लेता है और यहाँ मकर रेखा पर चला जाता है, तो 21 दिसंबर को सूर्य कहाँ पर चमकता है, ठीक मकर रेखा के ऊपर, यानी कि उसकी किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं। तो यह शीत अयनांत की स्थिति है, यानी कि ग्रीष्म अयनांत 21 जून और शीत अयनांत 21 दिसंबर को। तो ये परीक्षा में भी पूछे जाते प्रश्न। अब यहाँ पर छोटे छोटे हाल ही के वर्षों में जो घटनाक्रम हो रहा है, तो उससे संबंधित कुछ नए नए वैज्ञानिक शोध हो रहे, तो कुछ नई परिभाषाएं हैं, उनको भी देखते हैं। जैसे लॉरेंज बिंदु क्या है, जो हमारा आदित्य सूर्य पे भेजा गया मिशन है, आदित्य मिशन जो हम भेजेंगे तो वो लॉरेंज बिंदु तक पहुंचेगा, उस पर मतलब वहां पर पहुंचेगा। तो लॉरेंज बिंदु एक ऐसी विशेष स्थिति है जिस पर कोई उपग्रह पृथ्वी के साथ सूर्य की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर रहता है। यानी कि हम एक क्या बोलते कृत्रिम सैटेलाइट भेज रहे हैं। आदित्य मिशन क्या है, सूर्य पर भेजा जाने वाला मिशन है ना, तो वह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर अवस्था में रहेगा उस बिंदु पर, किस पर, लॉरेंज बिंदु पर, ठीक है नहीं। गोल्डकॉक्स जोन बताया था, यह एक निवास योग्य, मानव के निवास योग्य क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर मानव के निवास करने की सबसे अधिक संभावना है, और ऐसे क्षेत्र पृथ्वी पर भी है और मंगल ग्रह पर भी, ठीक है नहीं। क्षुद्र ग्रह बेल्ट, ये जो बेल्ट है क्षुद्र ग्रह, यह मंगल और बृहस्पति ग्रह दोनों के बीच में पाई जाती है, और जो क्षुद्र ग्रह हैं वह चट्टानी टुकड़े धात्विक खनिज से बने होते हैं। क्यूपर बेल्ट ये हमने बता दिया, वरुण ग्रह के बाहर की कक्षा में यह चट्टाने और धूल कण बर्फ से मिलकर बने होते हैं। क्या, क्यूपर बेल्ट अत्यधिक ठंडा स्थान है। धूमकेतु क्या होते हैं, धूमकेतु बर्फ, गैस और धूल के कण से मिलकर बना होता है। इनको पुच्छल तारा भी कहा जाता है, और इनकी पूछ वाष्पीकरण के कारण सूर्य से विपरीत दिशा में होती है, यानी इनका मुंह किधर होता है, सूर्य की तरफ, और उनकी पूछ कैसे होती है, दूसरी साइड में। मान लिया जैसे यहाँ पर ये सूर्य है और ये सूर्य की तरफ आ रहे हैं, तो इनकी पूछ पीछे होगी, और इस तरफ से क्या होगा, सूर्य का प्रकाश जाएगा तो वाष्पीकरण होकर पीछे मतलब पूंछ सी बन जाएगी, है ना। उल्का पिंड क्या होते हैं, चट्टानी टुकड़े होते हैं, और ये छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं। सुपर मून क्या होता है, सुपर मून वह स्थिति होती है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। यही परिभाषाएं आपको सीधे परीक्षा में दिखाई देगी, तो आपको ये पता होना चाहिए। सुपर मून क्या है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे अधिक निकट होता है उसी को सुपर मून बोलते हैं। ब्लू मून क्या है, एक कैलेंडर माह में जब 2 पूर्णिमाएं पड़ती हैं, तो दूसरी पूर्णिमा का जो चांद होता है उसी को ही ब्लू मून कहा जाता है। ब्लू मून लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहणों को ब्लड मून कहा जाता है। अच्छा हाँ, जब ब्लू मून की घटनाएं लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण हो जाए तो उस घटना को क्या कहा जाता है, ब्लड मून। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ये फैक्चुअल नॉलेज है, इसमें कंसेप्ट तो कुछ नहीं है, आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि परीक्षा में क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं और बच्चे से क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है नहीं। सूर्य के, क्योंकि हम बताया कि जैसे ये सूर्य है तो सूर्य से दूरी से बढ़ते अनुसार सबसे नजदीक कौन है उसके, ध्यान रखना। जैसे बता रहे हैं सूर्य के सबसे नजदीक बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, और लास्ट का कौन है, वरुण ग्रह। तो सूर्य के सबसे नजदीक कौन है, बुध ग्रह है, और पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन है, शुक्र ग्रह है। सर्वाधिक ग्रह कौन सा गर्म है, शुक्र ग्रह सर्वाधिक गर्म ग्रह है, क्योंकि इसके देखो लॉजिक, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह, लेकिन वो सबसे गर्म नहीं है क्योंकि उसके पास अपना स्वयं का वायुमंडल अपेक्षाकृत नहीं के बराबर है। और जो हमारा शुक्र ग्रह है उसका वायुमंडल है, और उसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है। उस अधिकता के कारण ही यह ग्रह सर्वाधिक गर्म है। कौन, शुक्र ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति ग्रह, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, पूरे सौर मंडल का सबसे अधिक घनत्व ग्रह तो वह पृथ्वी का है, और सबसे कम घनत्व किसका है,
शनि ग्रह का इसीलिए वो पानी में तैरता है, क्योंकि उसका घनत्व तो पानी से भी कम है, इसीलिए शनि ग्रह को अगर पानी में डाल दिया जाएगा तो तैरेगा। तो सबसे अधिक घनत्व किसका है? पृथ्वी का, जो कितना है? 5.5। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र ग्रह, क्योंकि यहाँ से गैस से तापमान परावर्तित हो जाता है। किस वजह से परावर्तित होता है? CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, इसीलिए यह अत्यधिक गर्म भी है और अत्यधिक चमकीला भी है। सर्वाधिक बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। यहाँ पर सर्वाधिक बड़ा उपग्रह है, उसका नाम है गैनीमेड। सर्वाधिक छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस। फोबोस और डिमोस दो ग्रह मंगल के हैं, और गैनीमेड किसका है? गैनीमेड जो उपग्रह है वह बृहस्पति का एक उपग्रह है, जबकि फोबोस और डिमोस दोनों ही मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। और पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा जो उपग्रह है वो डिमोस है, और पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो गैनीमेड है। देखो, जो हमारे ग्रह हैं उनको क्या बोलते हैं? ग्रह को ग्रह बोलते हैं, क्योंकि ये सूर्य के चक्कर लगाते हैं। और जो इन ग्रह के प्राकृतिक पिंड जो चक्कर लगाते हैं उनको उपग्रह बोलते हैं। जो हम पृथ्वी से भेजते हैं उसको सैटेलाइट बोलते हैं इंग्लिश में, वो भी एक उपग्रह है मगर वो कृत्रिम है, सैटेलाइट बोलते हैं, ठीक है ना। नीला ग्रह कौन है? पृथ्वी, क्योंकि इसके 2/3 हिस्से पर क्या है? पानी, इसलिए यह नीला रंग का दिखाई देता है। सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? साइरस तारा। जिस तरह सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, इसलिए सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा, जिसको डॉग स्टार भी बोलते हैं, यानी कि साइरस तारा है। मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल है। भूरा ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। अच्छा, भोर का तारा और शाम का तारा दोनों किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। वलय ग्रह, यानी कि ऐसे ग्रह जिनके चारों ओर रिंग पाई जाती है, गैस के बने हुए छल्ले पाए जाते हैं रिंग, इनकी जो है एक तो है शनि है और एक अरुण है। सर्वाधिक उपग्रह वाला जो ग्रह है वह शनि है। पहले बृहस्पति होता था, हाल ही के वर्षों में शनि ग्रह के और अधिक उपग्रह खोजे गए, इसलिए अब सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि है। सर्वाधिक तापांतर जिस ग्रह का है वह है बुध ग्रह, और बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। सर्वाधिक तेजी से घूर्णन करने वाला जो ग्रह है वह बृहस्पति ग्रह है। सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित कौन सा ग्रह है? सबसे लास्ट में जहां पर क्यूपर बेल्ट है, क्यूपर बेल्ट किसके, कौन से ग्रह के बाद है? वरुण ग्रह के बाद ही क्यूपर बेल्ट है, यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र, बता दिया किस वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड अधिकता होने के कारण। पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करने वाले ग्रह बुध और शुक्र ग्रह हैं, और ये दोनों ग्रह हैं ऐसे ग्रह हैं जिनके अपने कोई उपग्रह भी नहीं है। आगे पढ़ेंगे शायद इसी में होगा। यानी कि पूर्व से पश्चिम ओर परिभ्रमण करते हैं बुध और शुक्र। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण ग्रह, क्योंकि यह पृथ्वी से सूर्य से बहुत अधिक दूरी पर है, यानी कि अंतिम ग्रह है सूर्य से हमारे सौरमंडल का, इसलिए सबसे अधिक ठंडा है। उत्तर से दक्षिण परिभ्रमण कौन करता है? वरुण करता है। वरुण ग्रह, यानी कि जैसे पूर्व से पश्चिम बुध और शुक्र करते हैं, लेकिन उत्तर से दक्षिण परिभ्रमण कौन करता है? अरुण ग्रह। अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसका अक्षीय झुकाव लगभग 90 डिग्री के लगभग अक्षीय झुकाव होने की वजह से इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। लाल धब्बों वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह बेल्ट उपस्थित है। यह बता दिया कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच हमारे एस्ट्रॉइड के क्षुद्र ग्रह की बेल्ट पाई जाते हैं। सौर मंडल का सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। जैसे सौर मंडल में सूर्य हमारा एक तारा है और जो मिल्की वे गैलेक्सी का एक तारा है, इसी तरह से एक हमारे तारा जो सूर्य है उसके जैसा ही एक तारा और है, और वो सूर्य तारे के सर्वाधिक नजदीक है, उसका नाम क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। आप ध्यान से समझें, जैसे हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सी है। गैलेक्सी, इनकी संख्या 100 बिलियन है, और एक गैलेक्सी में 100 बिलियन तारे हैं, और सूर्य क्या है? एक तारा है। यानी कि पूरे यूनिवर्स में 100 अरब से अधिक गैलेक्सी हैं,
और इन गैलेक्सी में एक एक गैलेक्सी में 100 अरब से अधिक तारे हैं और सूर्य भी क्या है, एक तारा है। तो यानी कि हमारा अस्तित्व पूरे ब्रह्मांड में बहुत ही छोटा सा है। क्यूपर बेल्ट जो वरुण ग्रह के बाद है, सबसे जो धीमी गति से घूर्णन करता है वो कौन सा है, शुक्र ग्रह। इन ग्रहों के कोई भी ग्रह नहीं है, यानी कि बुध और शुक्र 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके अपने कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, सबसे तेजी से परिभ्रमण कौन करता है, बुध ग्रह। ठीक, लेटा हुआ ग्रह कौन सा है, अरुण ग्रह। बता दे किस वजह से लेटा है, क्योंकि इसका अक्षीय झुकाव 90 डिग्री के लगभग बराबर है। ठीक है, सबसे धीमी गति से परिभ्रमण कौन करता है, वह करता है वरुण ग्रह। देखो ध्यान से रखना, लेटा हुआ ग्रह कौन, अरुण। तैरता हुआ ग्रह कौन, शनि। काला ग्रह कौन, शनि। इस तरह से आपको याद रखना। 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं, बुध और शुक्र। 2 ऐसे ग्रह जो पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करते हैं, बुध और शुक्र। इस तरह से आपको ये फैक्ट याद रखने हैं और ये सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये सेशन आज का यहीं पर समाप्त होता है। और ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम थी जिससे परीक्षाओं में बार बार प्रश्न आते हैं, और पिछले 30 वर्षों में इस थीम से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने रिलीवेंट फैक्ट थे वो आपको यहाँ पर प्रोड्यूस कर दिए गए इस थीम में। और यह जो हमारी 300 सीरीज है, MRT 300, यह लगातार जारी रहेगी। एग्जाम तक ये 300 थीम आपको पूरे जीएस की करा दी जाएगी। रैंडमली क्लास इसकी होती है, किसी भी थीम पर एक पर हो जाती है। और ये 300 थीम ऐसी थीम है कि पिछले 30 वर्षों में सबसे ज़्यादा इन्हीं थीम से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। यानी कि अधिकांश क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे, MRT 300 से। अगर कुछ क्वेश्चन छूट गए तो उसके लिए ये PY की 360 सीरीज शुरू की गई है। पिछले 30-35 वर्षों में जितने भी PYQ आए हैं वो कंप्लीट जीएस के आपको करा दिए जाएंगे। यह PY की 360 सीरीज भी बहुत जल्दी शुरू की जाएगी। तो आज की क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम थी। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। हर क्लास की PDF आपको टेलीग्राम से मिलेगी, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस चैनल को ज्वाइन कीजिएगा।